न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट और हमारे साथ आप बने रहिए। पूरी दुनिया की एक एक खबर इस 22 मिनट में आपके पास होगी। आम आदमी पार्टी के अंदर अब तक की सबसे बड़ी कलह सामने आई है। पार्टी के बड़े नेता योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया खुलकर आमने सामने आ गए। योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया के बीच लेटर बॉर्ड छिड़ा है। सिसोदिया ने योगेंद्र को चिट्ठी का जवाब दिया है। योगेंद्र ने चिट्ठी के जरिए इस्तीफे की बात कही तो मनीष सिसोदिया बिफर पड़े। चिट्ठी से ही योगेंद्र यादव पर निशाना साधा। सिसोदिया ने योगेंद्र को लिखा है कि दुख की बात है कि आजकल आप मीटिंग में आने की जगह चिट्ठियां लिखने की राजनीति कर रहे हैं। सिसोदिया ने योगेंद्र को लिखा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि इन ईमेल्स के जरिए आप चाहते क्या हैं। सिसोदिया ने योगेंद्र से पूछा कि क्या आप पार्टी खत्म करना चाहते हैं, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं या फिर अरविंद को खत्म करना चाहते हैं। चिट्ठी युद्ध की शुरुआत योगेंद्र यादव और नवीन जयहिंद के बीच बढ़े तनाव के बाद हुई है। योगेंद्र के नाम सिसोदिया की चिट्ठी में लिखा है कि पिछले 15 दिन के आपके और नवीन जयहिंद के बीच बहुत ही गंदा झगड़ा हुआ है। योगेंद्र यादव ने चिट्ठी में लिखा था कि अरविंद पीएससी की सलाह नहीं मानना चाहते। जवाब में सिसोदिया ने लिखा है कि आज तक केजरीवाल हमेशा आपका समर्थन करते रहे, तब तक अरविंद आपको अच्छे और प्यारे लगते रहे। मनीष ने आगे लिखा कि योगेंद्र नवीन के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। अरविंद ने उनका साथ नहीं दिया तो वो पार्टी सुप्रीमो की तरह हो गए। मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा है कि योगेंद्र और नवीन के झगड़े में पार्टी हरियाणा में बुरी हालत में पहुंच गई है। मनीष ने योगेंद्र को लिखा कि अपने हरियाणा में सर्वे करवाया जिसमें हमें करीब 23% वोट मिलने का अनुमान था, लेकिन आपकी अगुवाई में सिर्फ 3% वोट मिले। सिसोदिया ने योगेंद्र पर इस मुद्दे से भटकाने का भी आरोप लगाया है। सिसोदिया की चिट्ठी से पहले से योगेंद्र यादव ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा, हम असल चुनौतियों से भटक गए। योगेंद्र यादव ने लिखा, मेरा मानना है कि हम चुनाव नहीं हारे बल्कि उससे भी ज्यादा कहीं मूल्यवान चीजें हार गए हैं। योगेंद्र ने यह भी लिखा कि हमारी पार्टी स्वराज के लिए आई थी जिसका उद्देश्य था नीति निर्धारण चंद लोगों के हाथों में न हो, जिसे हम भूल गए। योगेंद्र ने पार्टी को कुछ जरूरी मुद्दे सुझाए हैं। पहला, पार्टी में वॉलंटियर को सुनने और समझने के तरीकों को लागू करना बेहद जरूरी है। दूसरा, पार्टी में फैसले लेने वाले चंद लोग थे जिसकी वजह से पार्टी में कलह पैदा हुई, इसे रोकने की जरूरत है। इसके आगे योगेंद्र यादव ने लिखा है कि स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप में बहुत ज्यादा गैप है। योगेंद्र की चौथी शिकायत है कि पार्टी में संगठन की मजबूती के लिए कोई काम नहीं किया गया। योगेंद्र ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि पार्टी की पॉलिसी पर कोई काम नहीं किया गया। योगेंद्र यादव ने कुछ दिन पहले ही पीएससी और हरियाणा के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि पार्टी ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर अंजलि दमानिया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। इस्तीफा वापस लेने के बाद दमानिया ने कहा कि पार्टी के अंदर नकारात्मकता की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। दमानिया ने कहा कि पार्टी के अंदर स्वार्थी लोग नहीं होने चाहिए। इस्तीफा वापस लेने के बाद दमानिया ने 3 बड़े फैसले लिए। पहला, स्टेट कमीशन को रद्द किया जाए। दूसरा, राज्य की कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ता मौजूद रहे ताकि पार्टी में पारदर्शिता बनी रहे। दमानिया ने यह भी कहा कि हम फिर से कार्यकर्ताओं के साथ हर शनिवार को बैठक करेंगे। दूसरा, राज्य की कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ता मौजूद रहे ताकि पार्टी में पारदर्शिता बनी रहे। दमानिया ने यह भी कहा कि हम फिर से कार्यकर्ताओं के साथ हर शनिवार को बैठक करेंगे। आम आदमी पार्टी की यह बैठक प्रशांत भूषण के जंगपुरा स्थित घर पर होगी। आम आदमी पार्टी की यह बैठक प्रशांत भूषण के जंगपुरा स्थित घर पर होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुरक्षा में 1/3 तक कटौती करने के आदेश दे चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनकी वजह से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा में कटौती पर मोदी ने अमल भी शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से औपचारिक मुलाकात के दौरान लाल लश्कर लेकर नहीं गए मोदी। उपराष्ट्रपति के पास मोदी के पहुंचने पर वहां खड़े वाहन नहीं हटाए गए, जबकि पहले पीएम कहीं जाते थे तो आसपास खड़े वाहन हटा दिए जाते थे। किरण बेदी ने मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक 9:30 बजे सेंट्रल हॉल में होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने सड़क हादसे में मुंडे की मौत के बाद 1 महीने के अंदर सड़क सुरक्षा बिल लाने का फैसला किया है। नए कानून के मुताबिक 3 बार रेड लाइट जंप करने पर डीएल 6 महीने के लिए सस्पेंड होगा, जबकि चौथी बार रेड लाइट जंप करने पर डीएल हमेशा के लिए रद्द होगा। गडकरी का मानना है कि अगर मुंडे ने सीट बेल्ट बांधी होती तो उनकी जान बच सकती थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है।
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कल अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ जाएंगे। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव 19 जून को होना है। दिल्ली वालों को आज भी गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। गुरुवार को दिल्ली में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार रहा। केरल के कोच्चि और दूसरे शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि मौसम वैज्ञानिक इसे मानसून की बारिश नहीं मान रहे। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि प्री मानसून की बारिश थी और मानसून आने में अभी कुछ वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर भूटान जाएंगे। भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे की तैयारी के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम थिम्पू जा रही है। मोदी संसद के पहले दौर की बैठक खत्म करके थिम्पू के लिए रवाना हो सकते हैं। मोदी मध्य जुलाई में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील यात्रा पर जा सकते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। मोदी 25 से 30 सितंबर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कल्याण सिंह को भी राज्यपाल बनाया जाएगा। बीजेपी के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यूपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को भी राज्यपाल बनाया जाएगा। यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता लालजी टंडन को भी राज्यपाल बनाए जाने की संभावना है। मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि किसी नौकरशाह को राज्यपाल पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केरल के राज्यपाल शीला दीक्षित आलाकमान को अपना इस्तीफा सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज भी इस्तीफा भेज सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा भी कांग्रेस आलाकमान को इस्तीफा सौंप सकती हैं। माना जा रहा है कि संसद सत्र खत्म होने के एक हफ्ते के अंदर ही लगभग 6 राज्यों के राज्यपाल बदले जाएंगे। यूपी बीजेपी के कर्मचारियों का 3 गुना वेतन बढ़ेगा और 2 महीने का बोनस मिलेगा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस फैसले के पीछे अमित शाह को बताया। बढ़ा हुआ वेतन और बोनस कर्मचारियों को इसी शनिवार को मिलेगा। इसके अलावा यूपी बीजेपी के कर्मचारियों का बीमा भी करवाया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में मीनाक्षी लेखी का नाम सबसे आगे आ रहा है। हर्षवर्धन के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, जिसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेखी के अलावा पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी की इकलौती महिला महामंत्री शिखा राय भी इस रेस में शामिल है। दिल्ली की पूर्व मेयर आरती मेहरा और रजनी अब्बी भी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में मानी जा रही हैं। लोकसभा में आज 29 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। कल 510 सांसदों को शपथ दिलाई गई थी। गुरुवार को लोकसभा में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई गई। मोदी के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सांसद पद की शपथ दिलाई गई। आडवाणी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिंदी में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, उमा भारती और डॉक्टर हर्षवर्धन ने संस्कृत में शपथ ली। मेनका गांधी ने अंग्रेजी, अनंत कुमार ने कन्नड़, हरसिमरत कौर ने पंजाबी तो कीर्ति आजाद ने मैथिली में शपथ ली। आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन का निर्विरोध स्पीकर बनना तय है। उन्होंने कल पर्चा भरा था। सुमित्रा महाजन के कई प्रस्तावकों में विपक्षी नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, एचडी देवेगौड़ा और सुप्रिया सुले शामिल थे। सुमित्रा महाजन के नॉमिनेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आडवाणी, राजनाथ और सुषमा स्वराज मौजूद थी। लोकसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के उपनेता होंगे, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे नेता होंगे। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी का चीफ व्हिप बनाया है। संसद में लालकृष्ण आडवाणी को इस बार अलग से कमरा भी नहीं मिला है। फिलहाल वो बीजेपी संसदीय दल के कमरे में बैठ रहे हैं। आडवाणी को विपक्ष के नेता और एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कमरा मिला हुआ था। गुरुवार को लोकसभा में आडवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं बैठे। वो मोदी से दूर पासवान और सुषमा स्वराज के बीच जाकर बैठे। खबर है कि आडवाणी ने संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू से कहा था कि वो दूसरी पंक्ति में बैठना चाहते हैं, लेकिन वेंकैया ने उनसे पहली ही पंक्ति में बैठने की गुजारिश की थी। संसद में सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान कल गांधी परिवार की 2 बहुएं आमने सामने आ गई।
शपथ लेने के बाद जैसे ही मेनका गांधी स्पीकर के चेयर के पीछे से निकली तो ठीक सामने सोनिया गांधी बैठी थी। मेनका गांधी ने सोनिया को हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो सोनिया गांधी ने भी इसका जवाब हाथ जोड़कर दिया। शपथ के बहाने संसद में अरसे बाद सोनिया वरुण के बीच भी मुलाकात की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। शपथ लेने के बाद वरुण गांधी ने सोनिया गांधी को प्रणाम किया तो सोनिया ने न सिर्फ इसे स्वीकार किया बल्कि उन्हें याद भी दिलाया कि वो साइन करना भूल गए हैं। सोनिया गांधी के याद दिलाने के बाद वरुण गांधी ने रजिस्टर पर साइन किया। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के दिल्ली दौरे के बाद उनकी खास कुर्सी चर्चा में है। दिल्ली दौरे में जयललिता जहां भी गई इस खास कुर्सी पर ही बैठी नजर आई। दरअसल तमिलनाडु भवन में एक खास कुर्सी रखी गई है जो जयललिता अपने दिल्ली दौरे में इस्तेमाल करती है। बताया गया है कि जयललिता को गठिया की समस्या है, इसलिए उनके लिए सागौन की लकड़ी की खास कुर्सी डिजाइन की गई है। मोदी की प्रशंसा के लिए मणिशंकर अय्यर ने थरूर की आलोचना की है। उन्होंने थरूर को अपरिपक्व और बार बार रुख बदलने वाला कहा है। तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ में आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि मोदी के करीबी अमित शाह आज सीबीआई कोर्ट में पेश हो सकते हैं। इससे पहले मामला गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने पिछले साल सितंबर में शाह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की मां के लिए साड़ी भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफेद साड़ी अपनी मां के पास अहमदाबाद भिजवा दी है और ट्वीट कर शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। जब नवाज पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में आए थे तो मोदी ने उनकी मां के लिए शॉल भिजवाया था। शरीफ की बेटी मरियम ने ट्वीट कर बताया था कि उनके पिता अपनी मां को खुद शॉल देने गए थे। बदायूं में गैंगरेप और हत्या की शिकार हुई लड़कियों का परिवार अब जिला नहीं बल्कि यूपी छोड़ देने की तैयारी में है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पीड़ित परिवार ने कहा है कि उन्हें दबंगों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। मामले की सीबीआई जांच को लेकर काफी हंगामा हुआ था। विपक्षी नेताओं ने भी जमकर दौरे किए, लेकिन जांच पर कोई फैसला नहीं हुआ। बदायूं में 2 बहनों से गैंगरेप की वारदात के खिलाफ केरल में कोच्चि में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। एटा में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप गांव के ही 3 युवकों पर है। पीड़ितों का मेडिकल करा लिया गया है। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। चंदौली में एक शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोपी महिला के पड़ोसी हैं और उनका महिला के साथ कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। महिला का आरोप है कि इन लोगों ने उससे अगवा कर 2 दिनों तक गैंगरेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। यूपी के श्रावस्ती में रेप पीड़ित एक नाबालिग ने फांसी लगाकर जान दे दी। 16 साल की नाबालिग के साथ 3 दिन पहले गांव के ही एक युवक ने रेप किया था। नाबालिग ने आत्महत्या उस वक्त की जब सीएम अखिलेश यादव श्रावस्ती दौरे पर थे। राजस्थान के जयपुर में रेप पीड़ित नाबालिग लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है तो वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में दरिंदों ने 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म किया। नशे में धुत वैशी दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद मासूम के गले को उस तरह से काट दिया और पास ही एक गड्ढे में फेंक दिया। 18 घंटे बाद जब पुलिस पीड़ित के पास पहुंची तो उसकी सांसें चल रही थीं और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डिलीवरी के दौरान वीडियो क्लिप बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में एक महिला ने अपने पूर्व पति पर बलात्कार और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि तलाक के बाद भी उसका पति यौन शोषण करता रहा। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। नोएडा में एक तेज रफ्तार बस ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। घटना से गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की, उसे आग के हवाले कर दिया। यूपी में कानून व्यवस्था पर किरकिरी झेल रहे सीएम अखिलेश यादव का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। यूपी के लघु सिंचाई मंत्री मोहसिन खान ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी बड़ा प्रदेश है, यहाँ रेप की वारदात होना नेचुरल है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि यूपी के सीएम और उनके परिवार के लोग अपने बयानों से बलात्कारियों की हौसला अफजाई करते हैं। मुरादाबाद में लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत को लेकर लोगों ने नारेबाजी भी की। यूपी के ऊर्जा मंत्री का दावा है कि प्रदेश में बिजली संकट जल्द हल कर लिया जाएगा। यूपी के बिजली संकट पर सरकार ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें खस्ताहाल बिजली घरों को दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी गुरुवार को बनारस में थे। यहां उन्होंने बीजेपी के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। गाजियाबाद में दहेज के लिए एक महिला को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
वंदना नाम की महिला को ससुराल वालों ने चारपाई से बांधकर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों की खबर पर पहुंची पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए वंदना की जान बचा ली। कौशाम्बी में पानी के विवाद में दो पक्षों में खुली झड़प हो गई। संघर्ष में दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल हो गए। जीवन जंग गांव में हुई इस वारदात की मुख्य वजह बना इकलौता हैंडपंप, जिससे पानी भरने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। यूपी के देवरिया में पति पत्नी की लाश पेड़ से लटकी मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की शादी पिछली 1 मई को हुई थी। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक ने गांव के दबंगों के खिलाफ महिलाओं से छेड़खानी की शिकायत की थी। पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो इसे आपसी झगड़े का मामला साबित करने की कोशिश में है। जिले के आजादपुर मंडी में एक महिला की लाश बंद बोरे से मिली है। लाश अर्धनग्न अवस्था में है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गुड़गांव पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। हैरत की बात यह है कि गिरोह का सरगना एक जमाने में दौड़ का चैंपियन था। पवन नाम का आरोपी स्कूल के दिनों में 1500 मीटर दौड़ का नेशनल चैंपियन था, लेकिन अब इस पर कई मामले दर्ज हैं। आरोपी का नेटवर्क पूरे हरियाणा में है और ये चोरी की गाड़ियां राजस्थान में बेच देता था। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पटेल ने राज्य सरकार का आखिरी बजट पेश किया। महाराष्ट्र सरकार के बजट में कारोबारियों को एलबीटी और आम लोगों को टोल टैक्स में बड़ी राहत नहीं मिली। बजट में सूखा और आपदाग्रस्त किसानों के लिए 2350 करोड़ की मदद की बात कही गई है। पुणे फेसबुक विवाद में गुरुवार को पुलिस ने 6 आरोपियों को लश्कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया। मेघालय में सुरक्षा बलों ने उग्रवादी संगठन जीएनएलए के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। हाल ही में जीएनएलए उग्रवादियों ने एक महिला से रेप की कोशिश की थी और उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना की देश भर में हुई निंदा के बाद केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी मेघालय भेजी थी। सुरक्षा बलों ने मेघालय पुलिस के साथ मिलकर जीएनएलए के कई कैंप तबाह कर दिए हैं। मेघालय डीजीपी का दावा है कि बहुत जल्द ही जीएनएलए के सरगना को दबोच लिया जाएगा। केदारनाथ की त्रासदी को 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो इस इलाके में खतरा लगातार बना हुआ है। हिमालयन क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी सती के मुताबिक पहाड़ कच्चे हो गए हैं और भूस्खलन की संभावना काफी ज्यादा हो गई है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए पंजाब के कपूरथला में एक नायाब प्रयोग किया गया। यहाँ के सेकेंडरी स्कूल ने छात्राओं के माता पिता को स्कूल कमेटी के चेयरपर्सन बनाने का फैसला किया है। पहले 3 नंबर पर आने वाली लड़कियों को अभिभावकों को ये पद दिए जाएंगे। अभी तक ये पद राजनीतिक दलों के पास थे। शिमला में इन दिनों समर फेस्टिवल की धूम मची हुई है। देश विदेश के पर्यटक फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान ही मिस शिमला प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिसमें पूरे हिमाचल की लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का कसरत करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें 5 स्टार होटल मैरियट के जिम की है। तस्वीरों में ओबामा गहरे नीले रंग का ट्रैक सूट पहने वर्कआउट कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद ओबामा की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ओबामा के वीडियो वायरल होने के बाद जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि तस्वीरें लीक कैसे हुई। बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की स्टाइलिश और महंगी ड्रेस के खर्च को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिशेल ओबामा जो कपड़े पहनती हैं वो बेहद महंगे होते हैं। कर रही हैं कि तस्वीरें लीक कैसे हुई। बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की स्टाइलिश और महंगी ड्रेस के खर्च को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिशेल ओबामा जो कपड़े पहनती हैं वो बेहद महंगे होते हैं। उनमें से कुछ तो $1 लाख तक के होते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को कमजोर महिला बताया है। पुतिन ने हिलेरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हिटलर की तरह बयान देती हैं। कमजोर महिला खुद को मजबूत दिखाने के लिए ऐसा करती है। कल सेंसेक्स पहली बार 25,000 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स गुरुवार दोपहर 214 अंक बढ़कर 25,019.51 अंक पर बंद हुआ। सोने का रेट अभी और गिरेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये 24,000 रुपए तक गिरेगा। यूरोप में ब्याज दर घटने से सोना के रेट में और गिरावट आ सकती है। इस वक्त सोने का रेट 25,860 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। तेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 1 जुलाई से रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि सरकार 1 जुलाई से प्राकृतिक गैस के दामों को बढ़ाने का फैसला कर सकती है।
ऐसा हुआ तो बिजली और उर्वरक के दाम भी बढ़ने की आशंका है। प्राकृतिक गैस के दाम बढ़े तो केरोसिन भी 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी लागू कर दिया गया है। 4 या उससे ज्यादा की मंजिल पर लगने वाले इस एक्ट के लागू हो जाने से बिल्डर्स नियम कानून की धज्जियां नहीं उड़ा पाएंगे। एक्ट के मुताबिक बिल्डर को प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी अथॉरिटी को मुहैया करानी होगी। बिल्डर को प्रोजेक्ट का पोजीशन तय वक्त पर देना होगा। अगर बिल्डिंग वक्त पर पोजीशन नहीं दे पाता तो ऐसी स्थिति में उसे खरीदार को पेनल्टी देनी होगी। सरकार खस्ताहाल पड़े चीनी मिलों को 4400 करोड़ रुपए की सहायता देने पर विचार कर रही है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को निपटाने के लिए सरकार चीनी मिलों को सहायता देने पर विचार कर रही है।